फाइनली जिस कारण बंगाल का जनता यहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट चुना था उसका असर दिखना चालू हो गया। बीच में लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा आ गया था क्योंकि एक कंसेप्ट चालू हो गया था। तृणमूल में रह के जितना भी लोग पाप किया है, अन्याय किया है, फिर भी वो अगर तृणमूल के उस गुट से बाहर आके दूसरे गुट में ज्वाइन कर रहे हैं और ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को गाली दे रहा था तो उसको अच्छे तृणमूल बोला जा रहा था और उसका पिछला जो भी कारनामा है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वो कंसेप्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहां पर भाजपा का गवर्नमेंट इसलिए चाहिए था क्योंकि डबल इंजन का असर हमें चाहिए और वही डबल इंजन वाला असर अभी चालू हो गया। क्या हो रहा है बंगाल का, उसका पूरा आंखों देखा हाल अभी आज आपके सामने हम रखने वाला है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका प्रिय मित्र शुद्धशील घोष। दोस्तों, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों के बहुत डिमांड था, बहुत एक्सपेक्टेशन था। लेकिन सरकार गठन होने के कुछ दिन बाद से ही कुछ ऐसे अनाप शनाप काम हुआ जिसके कारण लोगों का जो दो हाथ भर भर के इस भाजपा गवर्नमेंट को वोट दिया था उसके ऊपर उसके अंदर से गुस्सा निकल रहा था। लेकिन ये सरकार भी दिखा दिया वो प्रो जनता सरकार है। जनता के लिए काम करने के लिए ही वो यहाँ पर चुना गया है और जनता जो चाहता है वही वो दिखाने वाला है। और क्या क्या हो रहा है एक एक कर आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं महुआ मैत्र का। कौन है महुआ मैत्र? ये है वही सांसद जो कृष्णनगर से चुना जाता है और उसके बाद इसको अगर कोई व्यवसायी पैसा दे देता है, विदेश घूमने का मौका कर देते हैं या कुछ अच्छे खासा दामी गिफ्ट दे देता है तो वो अपना जो क्रेडेंशियल है, जो भारत के सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है, वो भी बाहर के लोगों को देने के लिए तैयार है। यही है महुआ मोइत्रो। और उस महुआ मोइत्रो हमेशा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को भर भर के गाली देते हैं और इस महुआ मोइत्रो को इतने दिन से कुछ भी नहीं किया गया तो इसलिए लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। लेकिन काल रात महुआ मोइत्रो के साथ जो हुआ उसके बाद लोगों का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। ये महुआ मोइत्रो कृष्णनगर में पहुंचा उसके पहले ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि इनका बहुत डर था इसको अंडा खाना है। जब ये अंडा कंसेप्ट चल रहा था वेस्ट बंगाल में तब ये महुआ मोइत्रो फिर से वो फॉरेन चले गए थे और वहां से ही लोगों को धमकी दे रहे थे। ऐसे धमकी दे रहे थे कि हिंदुओं को बुर्का पहनने के लिए भी सजेशन दे रहे थे। तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। लोगों ने भी चैलेंज ले लिया कि महुआ मोइत्रो आप आ जाओ कृष्णनगर, आपको अंडे गिफ्ट मिलेगा, अंडे का फंडे आपको समझा देंगे। और महुआ मोइत्रो वो सब लेके चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। वहां पर जाके बोला कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे ऐसे अंडा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी थे तो उन लोगों ने गोली खाया अंग्रेजों का। आप पॉलिटिक्स में हो, आप अंडे के डर करते हो, कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, खुद को आप प्रोटेक्ट कर लो। तो वो महुआ मोइत्रो कल रात पहुंच जाता है कृष्णनगर और जहां पर सर्किट हाउस में वो रहती है वहां पर चेक इन करने के बाद रात को उनके पास एक मैसेज आ जाता है, बोलता है कि आप तुरंत ये सर्किट हाउस खाली कर दो। महुआ मोइत्रो गुस्से में फुट पड़ती है कि भाई ये क्या चीज है, मुझे क्यों छोड़ना पड़ेगा। क्लियरली बोला जाता है कि ऊपर महल का ये ऑर्डर है, आपको मानना पड़ेगा। अब ऊपर महल का ऑर्डर है तो उसके मतलब क्या है सबको समझ में आ रहा है। आपको याद रखना पड़ेगा ये महुआ मोइत्रो खुद को बचाने के लिए पिछले कुछ दिनों से सीएम शुभेंदु अधिकारी जी के साथ उसका अच्छे रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है, यही बताने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी उसको सर्किट हाउस छोड़ना पड़ा। गुस्से में फूटते हुए फाइनली महुआ मोइत्रो के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। अब महुआ मोइत्रो से कंसेप्ट से आते हैं अच्छे तृणमूल के कंसेप्ट से कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को कोई गाली दे दे और फिर ऋतुव्रत वाला गुट में ज्वाइन कर ले तो उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था, इसलिए लोगों को बहुत गुस्सा था। और ऐसे ही एक शख्स है अनुव्रत मंडल जो बीरभूम जिला जो है वहां का शहंशाह है, वहां का सीएम है, ऐसे माना जाता था ममता रेजिम में। तो इस अनुव्रत मंडल को फाइनली गो तस्करी मामला में तिहाड़ जाना पड़ा था और तभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। ये अनुव्रत मंडल बहुत ही खास तरीके से यहाँ पर चोरी करते थे। ये जो पैसा लूटते थे वो खुद नहीं करते थे, उनका जो बॉडीगार्ड है सेगल हुसैन तो उसके थ्रू करते थे और उसके पास कुछ 700 या 800 करोड़ का प्रॉपर्टी बरामद हुआ। तब ईडी सीबीआई ने बहुत छानबीन किया था।
लेकिन ये अनुब्रत मंडल अभी बेल में है और अभी ऋतव्रत गुट में ज्वाइन कर गया। लेकिन कल रात को अचानक उनके वही बॉडीगार्ड सैगल हुसैन के एक नए जगह में नए फ्लैट में पहुंच जाता है वेस्ट बंगाल पुलिस, और वहां पर फाइनली वो मनी काउंटिंग करने का जो मशीन होता है ना, वो लेके पुलिस वहां पर पहुंच गया। तो उसके मतलब फिर से वहां से पैसा बरामद हो रहा है। तो अनुब्रत मंडल वापस आने के बाद ये जो काम था ये छोड़ा नहीं। तो इसके मतलब एक ही चीज है, कुछ दिन पहले उनके एरिया से ही टुलू मंडल मोहम्मद निजामुद्दीन, जिसको अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट के नाम से बोला गया था, जो दुबई भाग गए थे, वहां पर जो स्टोन स्कैम होता था, पूरा कारनामा जिसके था, उसके साथ कुछ ताल्लुक मिला क्या? जो भी है, ये अनुब्रत मंडल सोचा था कि वो भी अच्छे तृणमूल बन जाएंगे और उसके बाद वो जितना भी यहाँ पर तस्करी किया है उसके ऊपर कोई भी मामला नहीं होगा, कोई भी जांच नहीं होगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जो अगर आप पाप किया हो, अब अच्छे तृणमूल हो, आप बुरे तृणमूल हो, आप नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जेल तो आपका जाना पड़ेगा। और जो भी चीज आपने लिया है उसको ओसाला तो जाएगा ही, और वही वाला चीज हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे भी चौंकने वाला चीज जो है वो है पानीहाटी का एक्स एमएलए निर्मल घोष को लेकर सामने आ रहा है। कौन है ये निर्मल घोष? ये जो निर्मल घोष है, जब आरजी कर कांड हुआ था, यहाँ पर अभय कांड हुआ था, जिसको लेकर भयंकर जस्टिस फॉर अभय नारा उठा था, तो वहां पर उस टाइम जिस एरिया से ये अभय हुआ करती थी, उनके एरिया से ही एमएलए थे तृणमूल का ये निर्मल घोष। और ये निर्मल घोष, उनके पिता माता जो थे, उनको पूरा एकदम राउंड कर दिया, वहां पर कॉर्डन कर दिया, वो निकल नहीं पाया, और जल्दी जल्दी जो बॉडी था, डेड बॉडी को जला दिया, सो दैट सारे जो एविडेंस है वो खत्म हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वही था ये निर्मल घोष। और ये माना जाता था इस निर्मल घोष के साथ बीजेपी का जो हाई अथॉरिटी है उसका बहुत अच्छे रिलेशन है, इसलिए इतने दिन इन्वेस्टिगेशन हुआ लेकिन इसको छुआ नहीं गया था। लेकिन अभी अभय जी का मदर रत्ना देवनाथ जी वो एमएलए बन गई है, और शुभेंदु अधिकारी जी सीएम ने बोल दिया है कि भाई जो भी हो जाए, अभय कांड में किसी को बख्श नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद ही हम देखते हैं ये निर्मल घोष के नाम में नए एफआईआर हो जाता है, और निर्मल घोष समझ जाते हैं कि जिसके साथ जो भी अच्छा रिलेशन है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी तो मुझे फंसना है, और इसलिए वो स्टेट छोड़ के ही भाग जाते हैं, वो ओडिशा पहुंच जाते हैं। लेकिन सीआईडी और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम था, वेस्ट बंगाल पुलिस, सब लोग एक साथ ये इन्वेस्टिगेशन चालू किया, और फाइनली ये निर्मल घोष को ओडिशा से अरेस्ट करके लेके आया। जिस होटल में छुप के बैठा था वहां से उसको निकाल के लेके आया, और निकाल के लेके आने के बाद जब वो थाने में पहुंचा, उसको कोर्ट में पेशी था। कोर्ट में पेशी करने के टाइम उसको अंडे का फंडा मिला, उसको वो मार्ट जो है वो फेंक के मारा गया, उसको जूता चप्पल फेंक के मारा गया, और सबसे बड़ी बात है उसको लाठी घुसा भी वहां पर भयंकर मिला। तो अभी निर्मल घोष को समझ में आ रहा है कि भाई पाप किया है तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब निर्मल घोष का पेशी हुआ तो तब पुलिस ने चौंका दिया। उन्होंने ये जो आरजी कर कांड था ये तो सारे उसका कच्चा चिट्टा कोर्ट के सामने रखा ही है, उसके साथ साथ ये निर्मल घोष कैसे डकैती करते थे उसका भी नमूना रख दिया है। वहां पर क्लियरली बोला गया था कि 2024 में उसके वहां पर एक 5 साल था, उनके एक ड्राइवर थे जिनको लॉटरी का टिकट लगा था 1 करोड़ का, और बाद में ये निर्मल घोष वो टिकट लूट लिया था। अब सोच लीजिए ये कितना घिनौना हरकत करने वाला लोग है। तो अभी निर्मल घोष, जिसके माना जाता था कि भाजपा के साथ अच्छा कनेक्शन है, उसको भी नहीं बख्श दिया जा रहा है। उन्होंने जो पाप किया है उसको अभी कानूनी कार्रवाई चल रहा है, और उसको जो सजा मिलना था वो मिलेगा। तो इसके मतलब कोई अच्छे तृणमूल हो, कोई बुरे तृणमूल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह सरकार कुछ टाइम लिया था सब कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए, सब कुछ स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि सरकार बदला था लेकिन सरकार के अंदर जो काम करने वाला लोग था वो तो अभी वो ममता रिजिम का ही लोग था, तो वो पूरा कंट्रोल लेने में थोड़ा टाइम लगता था। वो टाइम अभी आ गया है, और आने के बाद ही हम लोग देख रहे हैं एक से बढ़कर एक चमत्कार यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आगे जो 2 चमत्कार मैं बोलने जा रहा हूं उसके लिए तो बंगाल एक्चुअली वेट कर रहा था। देखिए, ये चोरों गुंडों को शास्ति देना वो तो सारे काम गवर्नमेंट कर रहा है, करेगा भी, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जनता ने मेनली चुना था भाजपा गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन का फायदा चाहिए, यहाँ पर काम होना चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए कि यहाँ का जो लोग है उसको बाहर का स्टेट में माइग्रेंट लेबर करके काम नहीं करना है। और इसलिए इस गवर्नमेंट का पहले दिन से ही एक बहुत बड़ा चुनौती था कि गवर्नमेंट नौकरी तो है लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन वो
बहुत ज़बरदस्त करना पड़ेगा और उसके लिए हम सब कुछ देख रहा था। लेकिन एक बड़े इशू यहाँ पर था, वो है टाटा ग्रुप जो है उसको वापस लाना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ इंडस्ट्री नहीं हो सकते हैं। ये वाला धब्बा तब लग गया था जब ममता बनर्जी ने टाटा को हटा दिया, और टाटा को बस हटाया नहीं, ये टाटा जब सिंगूर छोड़ के गए थे, वो गुजरात चले गए थे, तो वहां पर गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 766 करोड़ ये टाटा को देना है, लेकिन ममता गवर्नमेंट ने एक भी पैसा नहीं दिया। तो टाटा ने बोल दिया कि भाई देखो, मेरा ये कंपेंसेशन भी नहीं दे रहा है, तो और ये हमको इंडस्ट्री भी नहीं करने दे रहा है, तो पूरा जो इंडस्ट्री महल है वहाँ पर एक बहुत ही गलत निर्देश जा रहा था। लेकिन अभी ये शुभेंदु गवर्नमेंट आने के पहले से ही बोल रहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो टाटा को वापस लाएंगे, और हाँ, सच में टाटा से बात हो गया। तो जब भी बात हुआ पहले वो 766 करोड़ का बात आया था, लेकिन ये पैसे का बात नहीं था, ये सम्मान का बात था कि भाई आप काम नहीं करने दिया और पैसा भी नहीं दिया, ये कैसे चीज़ हो सकता है। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने सबसे पहले वो सारी चीज़ रिजॉल्व कर लिया, और उसके नतीजा क्या हुआ मालूम है? अभी टाटा वापस बंगाल में आ रहा है और वहाँ पर कम से कम 28,000 करोड़ का इंडस्ट्री अभी टाटा लगाने वाला है। आप सोच लीजिए, जिस टाटा को ममता बनर्जी के कारण वेस्ट बंगाल छोड़ना पड़ा था, जो वो टाटा अगर वापस आते हैं तो पूरा इंडस्ट्री माहौल में क्या मैसेज जाएगा कि हाँ भाई, अभी तो डेस्टिनेशन बंगाल है, कुछ भी इंडस्ट्री करना है आप गवर्नमेंट से बात करो, गवर्नमेंट आपके साथ है और आपके पूरे सपोर्ट में है, आप करो, जो भी चाहिए गवर्नमेंट देगा। ये मैसेज क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। और जब टाटा के साथ ये सब चीज़ हो रहा है तो गवर्नमेंट ऐसे भी बैठा नहीं है। आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर इंडस्ट्री को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है, सब कुछ ईज करने का प्रोसेस चल रहा है, और जो इंडस्ट्री पॉलिसी है शायद सितंबर एंड तक शुभेंदु गवर्नमेंट वो घोषणा कर देंगे। और वो एक बार हो जाता है तो एक साइड में जो आधुनिक विश्व में चल रहा है, सेमीकंडक्टर, एआई, वो सारी चीज़ तो हो गई, जो भारत में भी सबसे हाई प्रोडक्टिंग जगह में है, जैसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, जैसे जो हमारा आर्मी के लिए सारे चीज़ें जो बनते हैं, वो जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है वो वाला भी चालू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, वेस्ट बंगाल का जो हेरिटेज है, टी या जूट, वो सारे सेगमेंट में भी काम करने का बात चालू हो रहा है। तो उसके मतलब पश्चिम बंगाल अभी इंडस्ट्री के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और ये मैसेज एक बार क्लियर हो जाता है तो अगले 3-4 साल में पश्चिम बंगाल का हाल कहाँ पर पहुंच जाएंगे आप खुद ही समझ सकते हो। लेकिन इंडस्ट्री तो ठीक है, लोगों को एड के लिए ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है? वहां पर भी 3 ऐसे काम किया जिसके लिए बस लोग खुशी है। पहले तो बात करते हैं हेल्थ स्कीम का। यहाँ पर तो आयुष्मान भारत चालू होने वाला है, उसका प्रोसेस चल रहा है। जिसको वो आयुष्मान भारत नहीं मिलने वाला है उसके लिए सीएम का हेल्थ स्कीम जो है वो मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत था ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि उसका एक स्कीम हुआ करते थे जो ममता रेजिम में 5 साल तक चला और उसके बाद वो बंद कर दिया, पिछले 10 साल से वो बंद पड़ा है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ गया है। तो इसलिए ये जो स्कीम था वो वापस शुभेंदु अधिकारी लेके आ रहा है। इसके मतलब पश्चिम बंगाल में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज था उसका डीए का इशू रिजॉल्व हो गया। अभी हेल्थ स्कीम का जो प्रॉब्लम था वो भी रिजॉल्व हो गया। और इसके मतलब गवर्नमेंट जो काम कराना चाहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, जिसके कारण पश्चिम बंगाल आगे बढ़ सकता है, वो सारे रास्ते का जो रोड ब्लॉक था वो धीरे धीरे खत्म कर दिया शुभेंदु अधिकारी जी ने। यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो ममता बनर्जी खुद के हिसाब से कन्याश्री बोल के चलाते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे दुर्नीति हुआ था, करप्शन हुआ था। अभी वो सारी चीज़ बंद तो कर ही दिया, उसके सारे जो चेकिंग पॉइंट है वो सारे शुभेंदु गवर्नमेंट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो हमारा कन्या का शिक्षा का बात है, जो ड्रॉप आउट का केसेस ज़्यादा होता है स्पेशली ग्रामीण एरिया में, वो सारे स्टॉप करना है। और इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रकल्प है ये वेस्ट बंगाल में चालू कर रहा है। और यहाँ पर जो एड था वो उसको बस डबल कर दिया, उसका 200% इंक्रीमेंट हो गया। और यही वाला चीज़ जो ड्रॉप आउट केसेस है महिलाओं के लिए वो वाला रिजॉल्व कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर भी एजुकेशन के ऊपर शुभेंदु अधिकारी ने ले लिया है।
और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, जो बीजेपी का एमपी नगेंद्र राय अनंत महाराज, तो वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर जो कंट्रोवर्सी कर रहा था उसको तो खत्म कर ही दिया, लेकिन उससे बाद भी और भी बड़ा पनिशमेंट की तरफ शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ रहा है। इनको जो ममता गवर्नमेंट ने बंग विभूषण दिया था, यहाँ का हाईएस्ट जो प्राइज हुआ करते थे स्टेट का, वो तो वापस ले ही लिया, ऊपर से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का भी चालू हो गया। और जब भी ये सारी चीज हो गया तो ये नगेंद्र राय का वॉइस जो है वो अभी सॉफ्ट होना चालू हो गया। ओपनली तो सॉरी बोल ही दिया, उसका बात का गलत मतलब निकल रहा है, ऐसे तो बोल ही दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कुछ अपमान करने का बात नहीं था, ये भी बोल दिया। तो इसके मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर जो अपोजिशन ने भाजपा के ऊपर लगाने का कोशिश किया, वो सारी चीज काम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने देखा दिया नेताजी ये गवर्नमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, कैसे ये चल सकता है, और इसके लिए पश्चिम बंगाल का जनता जो है उसके बाद भी उसके पास भी मैसेज बहुत क्लियर हो गया। लेकिन ये तो अच्छी चीज है। सबसे बड़े सवाल है एडुकेशन को लेकर, उसके लिए तो यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जो गलत इतिहास समझा रहा था, पढ़ा रहा था, तो वही कारण जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ रहा था, वो ये ऐसे जेएनजी वाला, ऐसे अरसोला वाला काम कर रहा था, उसको तो खत्म करना है। लेकिन उसको लेकर भी अभी काम चालू हो गया है। और यही है सबसे खासियत ये शुभेंदु गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है, वो फाइनली बंगाल में चालू हो गया है। नए जो सरकार है उन्होंने पहली एजुकेशन डिपार्टमेंट को दो भाग में स्प्लिट कर दिया, एक तो प्राइमरी एजुकेशन और एक कर दिया हायर एजुकेशन, जिसके अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ आएगा। तो जो प्राइमरी एजुकेशन सेगमेंट है, जिसको प्राइमरी से लेकर +2 तक पूरा पढ़ाया जाएगा, तो उसका पूरा जो सिलेबस है वो चेंज करने वाला है। सिलेबस कमेटी अभी गठन हो गया है और वो पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ काम करना चालू भी कर दिया है। शायद नेक्स्ट सेशन से चालू हो जाएगा असली इतिहास पढ़ाना, जो हमको गलत इतिहास पढ़ाया जाता था कि भाई ये मुगलों बहुत अच्छे हैं, हमारे तो कुछ था ही नहीं। भारत जो है, पश्चिम बंगाल जो है, बाहर से अंग्रेज लोग आके ही तो सब कुछ सिखाया। ये जो गलत फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था उसको अभी खत्म करने वाला है, और वो नए पॉलिसी आ रहा है, और उस नए पॉलिसी के हिसाब से ही पश्चिम बंगाल का शिक्षा अभी आगे बढ़ेगा। तो इसके मतलब जो फ्रंट में प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जहां पर करप्शन था उसके ऊपर कार्रवाई चालू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो एड सेक्टर में एड दे दो, या कोई इंडस्ट्री लेके आना, गवर्नमेंट का जॉब करना, वो कर लो। सब सेगमेंट में अभी भरपूर 100% यहाँ पर गोती पकड़ लिया शुभेंदु सरकार ने। और अभी वंदे भारत के गोती में ही पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट भारत के बाकी राज्यों जैसे होने वाला है। और इसलिए डबल इंजन के लिए जो सरकार बनाया था उसका जो असली नतीजा वो 3 महीना होने के बाद सच में लोगों को देखने को मिल रहा है। आप क्या बोलोगे ये सारे डेवलपमेंट को लेकर? अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।